मैं सोचने लगा कि अगर मैं बच्ची के सामने अपनी असल शक्ल में आ जाऊंगा तो बच्ची तो खौफ के मारे मर ही जाएगी, क्योंकि हम जिन्नात ऐसी शक्ल में नहीं आते कि इंसान हमें देख सके। इसीलिए मेरा उसके सामने अच्छी शक्ल में आना जरूरी था, और अभी सिर्फ मुझे अपनी ताकत की वजह से वो बच्ची ही देख पाएगी। ये सोचकर मैंने अगले रोज बच्ची के सामने आने की ठान ली, और अगले दिन मैंने खूब सोच समझकर बहुत सारे इंसानों के चेहरों को ध्यान में लाकर एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल को इख्तियार कर लिया और उसका रूप ढाल लिया। और रूप मैंने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लिया था, क्योंकि मुझे अब इसी नौजवान के रूप में, इसी शक्ल में हसीना के सामने भी आना था। अगले रोज की ही बात है कि दोपहर के वक्त वो बच्ची यानी कि खुशबू सहन में बैठी अकेली ही खेल रही थी। तभी मैं उसके करीब पहुंच गया। धूप जो उस वक्त निकली हुई थी उसमें इतनी शिद्दत उस वक्त मौजूद नहीं थी, क्योंकि सर्दी के मौसम का आगाज होने वाला था। मैंने उसके करीब पहुंचकर धीरे से उसके कान में कहा, देखो खुशबू, मैं आ गया। मेरी आवाज सुनकर उसने अचानक से चौंक कर अपना सर ऊपर की जानिब उठा लिया, मगर मैं अभी गायब था तो उसे नजर ही नहीं आया। मगर बच्ची के यानी खुशबू के चेहरे पर उभरने वाले खुशी के आसार जो थे वो मुझसे छुपे रह न सके। वो अचानक दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, और उसका चेहरा इस बात की साफ गवाही भी दे रहा था। तभी वो कहने लगी कि तुम कहाँ हो, तुम मुझे नजर तो अभी भी नहीं आ रहे हो। और फिर दूसरे ही लम्हे मैं उसके सामने आ गया। उसने मुझे देखा तो देखते ही रह गई, क्योंकि उसने भी अभी तक इतना खूबसूरत नौजवान मेरे हिसाब से नहीं देखा होगा। बहरहाल वो एक बच्ची थी मुझे जो अब देख सकती थी। मैंने उसे कहा, देखो खुशबू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत पक्का दोस्त। तभी वो बोली, लेकिन तुम कहाँ थे? तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरे साथ आज खेल खेलोगे, जो मैं खेलती हूँ हमेशा, उसमें तुम मेरा साथ दोगे। तुम तो थे ही नहीं बाकी यहाँ पर, इतनी देर से क्यों आए आखिर तुम? उस मासूम बच्ची खुशबू ने इतने प्यार से और लाड़ से मुझे कहा कि मुझे हंसी भी आई, और वो ऐसे मेरे साथ घुल मिल रही थी जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। वो हैरत से आंखें पटपटाकर मेरी तरफ देखने लगी। तभी मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने मुझसे हाथ मिला लिया। मैंने उससे हंसते हुए कहा, ठीक है खुशबू, आज के लिए माफी, लेकिन आज से तुम मेरी एक पक्की दोस्त हो, बहुत पक्की वाली दोस्त। तो वो मासूमाना सवाल करने लगी, लेकिन आप तो मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। मैंने उसे जवाब दिया कि खुशबू, अगर मैं बड़ा हूँ तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे बड़े लोग दोस्त नहीं बन सकते? बड़े लोग दोस्त नहीं होते क्या? मैं तुम्हारा आज से पक्का दोस्त हूँ, और मैं बड़ा हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हर खेल खेलूंगा। जो भी तुम बताओगी वो सब खेल आज हम खेलेंगे। इतना कहकर मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, और खुशबू जिन पत्थरों से खेलती थी उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर मैं भी उसके साथ अब खेलने लगा था। वो फौरन ही मेरे साथ घुल मिल गई। हसीना एक बार फिर आई और छोटी बहन को हंसता खेलता देखकर, अकेले ही हंसता खेलता देखकर बड़ी ज्यादा हैरान हो गई वो। तभी वो कहने लगी, खुशबू, मैंने तुम्हें अभी हंसता हुआ और खेलता हुआ देखा था। हसीना मुझे देख नहीं सकती थी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ खुशबू को ही अपना रूप जाहिर किया था, और वो भी वो रूप जो इंसान आसानी से देख सके और हजम कर सके। इसीलिए वो बहुत ज्यादा हैरानी से खुशबू से पूछ रही थी। खुशबू तो एक बच्ची थी, उसने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी अचानक मैंने आगे बढ़कर खुशबू के मुंह पर हाथ रख दिया, और उसके कान में मैंने धीरे से कहा, देखो खुशबू, तुमने मुझसे वादा लिया है मुझसे कि मेरे मुतालिक तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, मेरे बारे में गलती से भी मत बताना। और इतना कहकर मैंने उसके मुंह पर से वापस से हाथ हटा दिया। तभी खुशबू उससे कहने लगी, अप्पी, मैंने तो किसी के साथ कोई बात ही नहीं की, मैंने तो किसी से भी बात नहीं की, मैं तो बस अकेले ही खेलती रहती हूँ, और मैं तो आपको भी पता है कि खुद से ही बातें करती रहती हूँ। मैंने जैसे ही बच्ची के मुंह से ये जवाब सुना तो मैं उस बच्ची की अक्लमंदी पर बड़ा खुश हुआ। हसीना वहां से वापस चले गई, क्योंकि उससे भी कुछ समझ में नहीं आया था। अब खुशबू के साथ मेरा काफी दिल लग गया था। वो एक नादान सी, मासूम सी, बड़ी अच्छी बच्ची थी। मैं उसके साथ दिन भर, जब तक वो ना थकती तब तक खेलता रहता था। वो जो कहती वो करता रहता था। अब तो हसीना को भी साफ तौर पर कुछ शक होने लगा था कि खुशबू यहाँ से हटती ही नहीं है, हमेशा यहीं पर बैठा रहती है, दिन भर खेलती रहती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वो तो पता नहीं कितनी देर बैठकर यहीं पर खेलती रहती है, और रात के वक्त में हसीना के पास सो रही चारपाई पर जा बैठता था और उसे एकटक उसकी खूबसूरती को निहारता रहता, उसके हुस्न को देखा करता था। उसके माथे पर हवा से आने वाली लटें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी, उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर दिया करती थी। मैंने उसे कई बार उसकी खुद की माँ से कहते हुए सुना था। वो माँ से कहती, माँ, मेरा यकीन करो, इस कमरे में कोई ना कोई तो है माँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब महसूस होता है, किसी की मौजूदगी, किसी का बैठना उठना, यहाँ तक कि किसी का सांस लेना भी अम्मा मुझे महसूस होता है, जैसे मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है।
उसकी माँ से मैंने भी उसे जवाब देते हुए सुना था कि इसके अलावा हमारे पास ठिकाना भी कहाँ है बेटा, तेरा शायद बेटा दिमाग चल गया है, तू बहुत ज़्यादा जोर दे रही है दिमाग पर। देख बेटा, हमारे पास इसके अलावा कहीं और जगह है नहीं, तो हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। अब तू ही बता, अगर यहाँ से हम चले गए तो कहाँ जाएंगे बेटा? तेरा चाचा हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। पहले ही हमें उसने हिस्सा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और वो हमें जिंदा मारने की धमकी भी दे चुका है। तो कैसे हम किसी और जगह चले जाएं, अपनी जान को, तेरी जान को और बेचारी खुशबू की जान को जोखिम में डालकर। मुझे उसकी बात सुनकर, यानी उसकी वालिदा की बात सुनकर, और ये दोनों जो बात कर रही थी, उससे अच्छा तरह से अंदाजा हो गया कि इनका जो चचा है वो बहुत बड़ा जालिम इंसान है और शायद उसी ने इन्हें इनके घर से धक्के देकर निकाल दिया था, जैसा कि इनकी बातों से मुझे लगा था। मगर अभी भी हसीना की मुकम्मल कहानी जो थी वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी कि आखिर इस कहानी में क्या राज है। एक रोज मैं खुशबू के साथ खेल रहा था तो मैंने खेलते खेलते अचानक से उससे पूछा प्यार से, खुशबू तुम लोग कहाँ से आए हो बेटा? उसने मुझे प्यार से ही बता दिया, हम तो हवेली से आए हैं। तो मैंने पूछा, वो हवेली खुशबू आखिर है कहाँ? मगर बेचारी बच्ची नादान थी और उस जगह के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, इसीलिए वो मुझे बताने से कासिर रही कि हवेली आखिर है कहाँ। मैंने उससे पूछा, बेटा खुशबू वहाँ पर कौन कौन था? कहने लगी, हुजैफा भाई थे और हमारे एक चचा जान थे। मैंने उससे फिर पूछा, खुशबू बेटा तुम्हारे अब्बू कहाँ पर हैं? तो वो बड़े मासूमियत भरे अंदाज में कहने लगी, देखिए मेरे अब्बू अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और थोड़ा गम का ठेस मेरे दिल पर भी लगा। इसका मतलब यही था कि इन दोनों मासूम और खूबसूरत बहनों का बाप जो था वो मर चुका था, इंतकाल कर चुका था और इनके जालिम चचा ने इन बेचारे मासूमों को, इन यतीमों को घर से भी निकाल दिया था। इसका मतलब यही था कि ये लोग भी अपने ही जैसे आदमजात, अपने ही जैसे इंसानों के सताए हुए लोग थे जिन्हें इंसानों ने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। मैंने सोचा कि मुझे इस खानदान की, इस परिवार की अब मदद करनी चाहिए और हसीना के लिए तो वैसे भी मैं दिलो जान से हाजिर ही था, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन अब मैं हसीना के सामने आने का भी सोच रहा था इसके भी सामने आ जाऊं, लेकिन परेशानी ये थी कि कैसे आऊं और उसके लिए भी मुझे कोई हिम्मत करना थी। अगर मैं अपने असली रूप में उसके सामने आ जाता तो शायद डर के मारे, खौफ से ही मर जाती, क्योंकि रात के वक्त भी जब भी वो चारपाई पर लेटी रहती थी तो मेरा एहसास होते ही वो डर कर बहुत ज्यादा खौफ खा जाया करती थी और एकदम से उठकर बैठ जाया करती थी। इसलिए डर लगने लगा था कि कहीं उसके सामने कोई अगर अलग सूरत लेकर चले गया तो शायद वो मुझे कभी देखना भी पसंद नहीं करे। लेकिन आज रात मुझे हर सूरत में उसके सामने जाने की हिम्मत करना थी। और फिर जब रात हुई तो मैं हसीना के करीब जाकर बैठ गया। वो आंखें मूंदे, आंखें बंद किए बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। मैं बड़े प्यार से वहीं पर बैठकर उसे देखने लगा। फिर अचानक से मेरे हाथ उसके माथे पर आई हुई लटों की तरफ उठ गए। जो ही मैंने उसके बाल माथे से पीछे किए तो मेरा एहसास होते ही वो चौंक गई और उठकर बैठ गई। कौन है, कौन है? वो एकदम से चीखने के अंदाज में कहने लगी। मैंने उससे कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ हसीना। मेरी आवाज सुनकर तो एक लम्हे के लिए उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। तभी वो हकलाकर बोली, कौन हो तुम? अब क्या होगा? क्या ज़ोरान उसके सामने आ जाएगा या फिर आज भी वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा? ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।